जात्यादिभेदमपहाय विहाय भाषात् प्रान्तादिभेदमममत्य च वर्गभेदम् राष्ट्रोन्नतौ कृतधियो विदुषां वरेण्याः संसाधयन्तु निज देश हितं समृद्ध्यै। अर्थात विवेकशील मनुष्य को जाति, भाषा, प्रांत और वर्ग के भेदों को त्याग कर राष्ट्र की उन्नति एवं समृद्धि के लिए देश हित में कार्य करने चाहिए। इसी सत्संकल्प के साथ स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम सुप्रभातम में, जहां हम भारतीय ज्ञान परंपरा की अमूल्य धरोहरों को आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। पंचांग के माध्यम से तिथि का कराते हैं बोध, सुनाते हैं ज्ञानप्रद सुभाषित और योग 360 के द्वारा स्वास्थ्य के रहस्यों से कराते हैं आप सभी को अवगत। तो बने रहिए मेरे साथ एक अद्भुत यात्रा के लिए। मैं हूं गवीश द्विवेदी आपके साथ। और प्रभात की इस वेला में समय है दिन को प्रारंभ करने का उस शुभता और शुभ्रता के साथ जो हमारे भारतीय संस्कारों में रची बसी है। प्रस्तुति क्रम में सबसे पहले आइए जान लेते हैं आज के वार, तिथि, नक्षत्र आदि को, जो हमारे कार्यों को दिशा देते हैं और कालानुगत आचरण के लिए हमें प्रेरित करते हैं। तो आइए देखते हैं आज का पंचांग। आज का पंचांग युगाब्द 5127, विक्रम संवत 2082, शक संवत 1947, उत्तरायण, फाल्गुन मास, शुक्ल पक्ष, दशमी तिथि, बृहस्पतिवार, मृगशिरा नक्षत्र। आज का दिन सभी के लिए मंगलमय हो। प्रयत्नेन धीराः समुद्रं तरन्ति, प्रयत्नेन वीराः गिरीन् लङ्घयन्ति, प्रयत्नेन विज्ञाः वियत्युत्पतन्ति, प्रयत्नो विधेयः प्रयत्नो विधेयः। अर्थात जीवन में सदा प्रयत्न करते रहने से ही सफलताएं प्राप्त होती हैं। लक्ष्य छोटा हो या बड़ा, धैर्यपूर्वक किए गए प्रयत्न ही प्रतिफलित होते हैं। ऐसे ही धैर्य और साहस प्रयत्न क्रम में उत्तम साधन है और इसी से जुड़े भाव को व्याख्यायित कर रहा है सुप्रभातम कार्यक्रम का हमारा आज का यह सुभाषित। धीराः शोकं तरिष्यन्ति, लभन्ते सिद्धिमुत्तमाम्, धीरैः सम्प्राप्यते लक्ष्मीर्धैर्यं सर्वत्र साधनम्। साहसी और दृढ़ निश्चयी व्यक्ति दुख पर विजय प्राप्त कर अपने जीवन में सफलता हासिल करते हैं। ऐसे लोग समृद्ध और उन्नत बनते हैं। इसलिए जीवन में सफलता पाने के लिए धैर्य और साहस हमेशा सबसे श्रेष्ठ साधन है। Brave and resolute persons are capable of overcoming grief and achieving success in their lives. Such persons become wealthy and prosperous. Therefore, patience and courage are always the best means of achieving success in one's life. भारतीय संस्कृति में वृक्ष, वनस्पति आदि की अर्चना आदिकाल से ही होती आ रही है। इसलिए वृक्षों की महिमा का उल्लेख हमारी संस्कृति में जितना देखने को मिलता है उतना और कहीं नहीं मिलता। इन्हीं वृक्षों में से एक है नीम का वृक्ष, जो पौराणिक काल से ही अनेक रोगों के उपचार के लिए नीम के वृक्ष का उपयोग किया जाता रहा है। आइए देख लेते हैं इसी से जुड़ी यह विशेष रिपोर्ट। भारतीय संस्कृति और सभ्यता में प्रकृति को अत्यंत विशेष स्थान प्राप्त है। पुष्पों, फलों, वृक्षों व वनों की या कहें कि संपूर्ण वनस्पति जगत की महनीयता को हमारी संस्कृति में अनादिकाल से हो रही प्रकृति की पूजा से भी समझा जा सकता है। प्रकृति के विविध स्वरूपों को समझते हुए ही वृक्षायुर्वेद की भी रचना हमारी संस्कृति की अनन्य विशेषता है। वस्तुतः भारतीय संस्कृति में वृक्षों की जितनी महिमा व गरिमा का उल्लेख किया गया है, संभवतः किसी और देश की संस्कृति में ऐसा देखने को नहीं मिलता। प्रत्येक वृक्ष या कहें कि वनस्पति में प्रकृति की एक अनुपम शक्ति के साथ साथ एक गहरा रहस्य भी छुपा हुआ है, जिसका आख्यान वेदों, उपनिषदों, पुराणों, शास्त्रों, लोक विश्वासों व परंपराओं में अनेक रूपों में हमें दृष्टिगोचर होता है। इन्हीं वृक्षों में एक है नीम।
जिसका पौराणिक काल से ही कई रोगों के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता रहा है। नीम के वृक्ष का हर भाग इतना लाभकारी है कि संस्कृत में इसे सर्वरोग निवारक भी कहा जाता है, अर्थात यह सभी रोगों के लिए औषध स्वरूप है। अपने अनेक औषधीय गुणों के कारण नीम का आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रक्रिया में पिछले हजारों सालों से प्रयोग हो रहा है। नीम को संस्कृत में निम्ब के अतिरिक्त अरिष्ट भी कहा जाता है। अरिष्ट का अर्थ होता है श्रेष्ठ, पूर्ण और कभी खराब न होने वाला। भाव प्रकाश, जो एक प्राचीन आयुर्वेद ग्रंथ है, वहां नीम के विभिन्न नामों का उल्लेख प्राप्त होता है। भाव प्रकाश के अनुसार नीम के अन्य नाम हैं निम्बः स्यात् पिचुमर्दश्च पिचुमन्दश्च तिक्तकः अरिष्टः पारिभद्रश्च हिंगुनिर्यास इत्यपि। इसके साथ ही भाव प्रकाश में नीम के औषधीय गुणों का वर्णन करने वाले अनेक श्लोक प्राप्त होते हैं। निम्बः शीतो लघुर्ग्राही कटुपाकोऽग्निवातनुत् अहृद्यः श्रमत्रिट्कासज्वरा रुचिकृमि प्रणुत् व्रणपित्त कफच्छर्दि कुष्ठ हृल्लासमेहनुत् निम्बपत्रं स्मृतं नेत्र्यं कृमि पित्त विष प्रणुत् वातलं कटुपाकं च सर्वारोचक कुष्ठनुत् नैम्बं फलं रसे तिक्तं पाके तु कटुभेदनं स्निग्धं लघूष्णं कुष्ठघ्नं गुल्मार्षः कृमिमेहनुत्। नीम अपनी प्रकृति के अनुसार शीत अर्थात ठंडा और लघु यानी हल्का होता है। अतिसार आदि को रोकने के साथ ही जठराग्नि को भी ठीक करता है और वात की समस्या को भी यह कम करता है। स्वाद में अरुचिकर नीम थकान, नींद, खांसी, ज्वर, भूख न लगने की समस्या में भी लाभकारी है। नीम के पत्ते घाव, पित्त, कफ, उल्टी, कुष्ठ अर्थात त्वचा रोग और प्रमेह को दूर करते हैं। नीम आंखों के लिए भी हितकारी है। यह कृमि, पित्त और विष का नाश करता है। इसका रस कड़वा होता है और इसके गांठ बवासीर, कृमि और प्रमेह को नष्ट करने में समर्थ है। आयुर्वेद के अन्य ग्रंथों के अनुसार नीम के अर्क में मधुमेह यानी डायबिटीज, बैक्टीरिया तथा वायरस से लड़ने के गुण पाए जाते हैं। नीम के तने, जड़, छाल और कच्चे फलों में शक्तिवर्धक और मियादी रोगों से लड़ने के गुण भी पाए जाते हैं। इसकी छाल खास तौर पर मलेरिया और त्वचा संबंधी रोगों में बहुत उपयोगी होती है। प्राचीन आयुर्वेद शास्त्रीय ग्रंथों में नीम के फल, बीज, तेल, पत्ते, छाल और जड़ में बीमारियों से लड़ने के कई लाभकारी गुण बताए गए हैं। प्राकृतिक चिकित्सा की भारतीय प्रणाली आयुर्वेद के आधार स्तंभ माने जाने वाले दो प्राचीन ग्रंथों चरक संहिता और सुश्रुत संहिता में इसके लाभकारी गुणों की चर्चा की गई है। इसे ग्रामीण औषधालय का भी नाम दिया गया है। नीम सर्वगुण संपन्न वृक्ष है जिसका एक एक भाग हमारे लिए अत्यंत उपयोगी है। आयुर्वेद के ग्रंथों में नीम के चमत्कारिक गुणों के कारण इसे अमृत के समान भी बताया गया है। यह वृक्ष अपने औषधीय गुणों के कारण पारंपरिक उपचार में बहुत उपयोगी सिद्ध होता है। नीम छाल से जहां चर्म रोग ठीक होता है, वहीं नीम की पत्तियों को चबाने से अत्यंत प्रभावपूर्ण रक्त शोधन होता है। जबकि नीम की टहनी से दांतों के लिए श्रेष्ठ दातून प्राप्त होता है। और नीम की छाल में तो ऐसे गुण होते हैं जो दांतों और मसूड़ों में होने वाले तरह तरह के बैक्टीरिया को पनपने ही नहीं देते, जिससे दांत स्वस्थ और मजबूत रहते हैं। वहीं खेती की बात की जाए तो नीम से जैविक खाद तैयार होता है, जबकि नीम के बीजों से, जिसे निम्बोली भी कहा जाता है, उसका तेल भी खेती के साथ साथ सौंदर्य उत्पाद के रूप में भी व्यवहृत किया जा सकता है। ठंडे और ऊंचे क्षेत्रों को छोड़ दिया जाए तो दिव्य औषधीय गुणों से युक्त यह नीम अर्थात निम्ब वृक्ष संपूर्ण भारत में पाया जाता है। नारायण दत्त मिश्र के साथ गिरीश मिश्र की रिपोर्ट, डीजी न्यूज। भारतीय ज्ञान परंपरा प्रभाग में नीम वृक्ष के विषय में विस्तार से जानने के बाद अब बढ़ते हैं स्वास्थ्य की ओर, लेकिन उससे पहले ले लेते हैं कार्यक्रम में कल्प विराम। आप कहीं न जाइए, देखते रहिए डीडी न्यूज, जल्द लौटेंगे। वीडियो कॉल। मैं सीनियर इंस्पेक्टर काली पहाड़ी चौकी से। यश, आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं। ड्रग?
मैंने आपको अरेस्ट किया जाता है। यदि बचना चाहते हो तो 2 लाख रुपए। ये फोन पे कौन अरेस्ट करता है? तुम पुलिस नहीं है और हम बोगा मतलब मूर्ख नहीं है। यूपीआई कहता है अगर कोई नकली पुलिस बन के आपको भी कॉल करे और डराए तो कहो मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी एआई से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाओ, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ। फ्यूचर सेट है। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग ID नोट करें। SMS या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। CP ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। विराम के पश्चात पुनः आप सभी का स्वागत है सुप्रभातम कार्यक्रम में। कहते हैं स्वस्थ रहना प्रत्येक मानव की अभिलाषा भी है और उसका नैतिक धर्म भी। स्वास्थ्य ही सुख का कारण भी है। कहा भी गया है पहला सुख निरोगी काया। तो स्वास्थ्य की इसी प्राकृतिक यात्रा में हम आपके लिए लेकर आए हैं विशेष स्वास्थ्य श्रृंखला को, जिसमें स्वास्थ्य को समग्र दृष्टिकोण में हम दिखाते आ रहे हैं। स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए स्वास्थ्य समस्या विशेष के प्रत्येक पक्ष पर अवधान करने के लिए आइए सुप्रभातम कार्यक्रम के विशेष प्रभाग योग 360 की ओर आपको लिए चलते हैं। योग 360 में आपका स्वागत है। मैं हूं किरण भारद्वाज। ये है हेल्थ का कंप्लीट पैकेज, जिसमें आसन है, आयुर्वेद है और हेल्थ है नेक्स्ट लेवल। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी बनेंगे हेल्दी विद योग 360। डायबिटीज को मामूली समझना नहीं है सही, वरना आपके गुर्दे भी कहेंगे अब मैं नहीं रही। डायबिटिक नेफ्रोपैथी एक ऐसी अवस्था जिसमें मधुमेह रोगियों के गुर्दे धीरे धीरे खराब हो जाते हैं। आज योग 360 में हम आपको बताएंगे इससे बचाव के उपाय। मधुमेह जीवन शैली से संबंधित रोग है। यदि लंबे समय तक रक्त में शर्करा का स्तर अनियंत्रित रहे तो इसका प्रभाव शरीर के सभी अंगों पर पड़ता है। डायबिटिक नेफ्रोपैथी टाइप 2 मधुमेह की जटिलताओं में से एक है। मधुमेह का प्रभाव धीरे धीरे गुर्दों पर होता है। गुर्दे हमारे शरीर में फिल्टर के रूप में काम करते हैं और शरीर से टॉक्सिन्स यानी हानिकारक तत्वों को बाहर निकालते हैं। मधुमेह के प्रभाव से धीरे धीरे गुर्दों की कार्य क्षमता पर असर होता है। गुर्दे प्रभावित होने पर गुर्दे की विफलता आने लगती है और अंतिम चरण में गुर्दे की बीमारी यानी क्रॉनिक किडनी डिजीज का कारण बनती है। गुर्दे पूर्ण रूप से प्रभावित होने पर व्यक्ति के पैरों में सूजन, चेहरे पर सूजन और कई अन्य लक्षण उत्पन्न हो सकते हैं। कुछ आसन, आहार और औषधि डायबिटिक नेफ्रोपैथी से बचाव में उपयोगी हैं। डायबिटीज कंट्रोल के लिए कीजिए ये आसन हर रोज, सेफ रहेंगी किडनीज, नहीं होगा ये रोग। जब योगाभ्यास की बात करते हैं तो 2 अभ्यास इसमें रामबाण का कार्य करते हैं। सबसे पहला है कूर्मासन का अभ्यास और दूसरा है सुगम पवन मुक्त का अभ्यास। कूर्मासन को करने के लिए हम अपने शरीर को वज्रासन में बिठा देते हैं। आप इस प्रकार से वज्रासन में आ जाएं और ये जो आपकी दोनों कोहनियां हैं, एल्बोज हैं, इनको हमारी जो नाभि है, नेवल, इसके दाएं और बाएं में हमें टिका देना है और ऐसा करके सांस छोड़ते हुए आगे झुकेंगे। पर इन अभ्यासों में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो ये है कि फाइनल पोजीशन में हमको नॉर्मल ब्रीदिंग रखनी है, यानी वी डोंट हैव टू होल्ड आवर ब्रेथ, किसी भी प्रकार का कुंभक नहीं करेंगे, सांस चलता रहे नॉर्मल गति से। तो इस तरह से वज्रासन में बैठे, दोनों कोहनियों को अपने नाभि के इर्द गिर्द रखा
और आगे झुकते गए और गर्दन को भी आगे झुका लिया, बिल्कुल कछुए जैसी स्थिति हो जाए। फाइनल स्थिति में नॉर्मल ब्रीदिंग, श्वास प्रश्वास चलता रहे और फिर सांस भरते हुए वापस आ जाएं। आंख खोलने की कोई जल्दी नहीं, थोड़ी देर स्थिति में रुकना, धीरे धीरे से आंखों को खोल देना। जो साधक जमीन पर नहीं बैठ सकते वो इसका अभ्यास कुर्सी पर बैठ करके भी कर सकते हैं। दूसरा अभ्यास हमने कहा सुगम पवन मुक्त, क्योंकि पूर्ण पवन मुक्त कर सके बहुत अच्छा, लेकिन हम तो उनके लिए बात कर रहे हैं जो अभी बिल्कुल अभ्यास करते ही नहीं है लेकिन चाहते हैं कि हम स्वस्थ हों। तो पवन मुक्त के लिए इस प्रकार से आप अपनी कमर के बल लेट जाते हैं और कमर के बल लेट करके दोनों पैरों को घसीटते हुए लाना, क्योंकि हम सुगम वर्जन कर रहे हैं, और फिर अपने पेट के अगेंस्ट से फोल्ड कर देना और इस स्थिति में आकर के हाथों को, अपनी उंगलियों को इंटरलॉक करके और अपने पेट के अगेंस्ट से प्रेस करना। इस स्थिति में भी आप 4 से 5 श्वास, यानी ना अंदर होल्ड करना है सांस को ना बाहर, कोई भी कुंभक नहीं लगेगा, नॉर्मल ब्रीदिंग करते रहें। फिर दोनों पैरों को जमीन पर टिकाना, घसीटते हुए वापस ले जाना और पूरे शरीर को शिथिल छोड़ देना। जब वापस आएंगे तो सीधा नहीं बैठेंगे, पहले हम करवट लेंगे और फिर करवट के बाद अपने आसन में बैठ जाएं। अब इन प्रैक्टिसेस को आप 4 से 5 रिपीटिशन कर सकते हैं। डाइट में करके बदलाव, शुगर करें कंट्रोल, नहीं होगी कोई प्रॉब्लम, किडनीज ठीक से निभाएंगी अपना रोल। जब आपकी किडनी इतनी ज़्यादा डिरेंज हो जाती है, उसके फंक्शन इतने ज़्यादा डिरेंज हो जाते हैं, तो हाई इलेक्ट्रोलाइट वाली चीज़ें लाइक नारियल पानी हम उसमें अवॉइड करते हैं। इसके अलावा जितने भी वाटर कंटेंट वाले आइटम्स रहते हैं, जैसे लौकी है, खीरा है, इसको हम 7 PM के बाद हम पेशेंट्स में अवॉइड करते हैं, क्योंकि वो किडनी पे लोड हमारा बढ़ाता है। पेशेंट की अगर किडनी बहुत ज़्यादा उसकी फंक्शनिंग हैम्पर है तो हमें हैवी प्रोटीन डाइट बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए, जिसमें हमारा राजमा है, छोले हैं, इसके अलावा नारियल पानी है, खीरा है, लौकी है। इसमें ज़्यादा अमाउंट में जो पानी कंटेंट रहता है या फिर ज़्यादा हैवी प्रोटीन्स रहता है वो हमें टोटली अवॉइड करनी चाहिए। बिल्कुल ही सिंपल लो प्रोटीन डाइट है, हम उसको रिकमेंड करेंगे। जैसे अगर दालों में हम उनको बोलेंगे तो वो सिंपल मूंग दाल, मसूर की दाल ही बोलेंगे, ज़्यादा हैवी वाली दालें उसमें नहीं बोलेंगे। इसके अलावा आप सिंपल सब्जियां जो भी हैं वो खा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि जिसमें वाटर कंटेंट ज़्यादा है वो रात के 7 बजे के बाद ना खाएं। डायबिटीज है मीठे की बीमारी, लेकिन असर कड़वा छोड़ जाती है। जरा सी लापरवाही की तो किडनीज इसका शिकार हो जाती हैं। ये है वो औषधियाँ जो किडनीज को इस कॉम्प्लिकेशन से बचाती हैं। क्रिएटिनिन अगर बढ़ रहा है तो सबसे पहले आपको अपने पेट का शोधन कराना चाहिए, विरेचन कर्म कराना चाहिए, और मैंने बताया कि त्रिफला का उपयोग है। इसके अलावा तृण पंचमूल क्वाथ या पंचवल्कल क्वाथ या वरुणादि शिद्रु क्वाथ, ये 3 ऐसे क्वाथ हैं जो किडनी के शोधन में लाभ करते हैं। इसके अलावा जहाँ नेफ्रॉन्स की एक्टिविटी डिस्टर्ब होती है और किडनी में दिक्कत आती है, वहाँ पुनर्नवा नाम की एक औषध है जो बहुत ही लाभकारी है, ये शोथर है। तो पुनर्नवासव का प्रयोग कर सकते हैं, पुनर्नवादी गुगलू का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा चंद्र प्रभावती का भी उपयोग कर सकते हैं। इसके साथ साथ रसायन प्रक्रिया के द्वारा क्वाथ के साथ हम प्रयोग कराते हैं शिलाजीत का। यदि शुद्ध शिलाजीत है तो ये क्वाथ के साथ प्रयोग कर सकते हैं, दूध के साथ प्रयोग कर सकते हैं रसायन के रूप में, और एक लंबे समय में आपके वृक्क रोगों यानी सीकेडी की प्रॉब्लम है वहाँ पर आपको लाभ मिल सकता है। इसके साथ साथ आप निरंतर अपने आयुर्वेद चिकित्सक के संपर्क में रहें, समय समय पर जांच कराते रहें। मधुमेह को नियंत्रित रखें, कुछ सावधानियां रखें और स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं, जिससे डायबिटिक नेफ्रोपैथी से बचाव हो और आपके गुर्दे स्वस्थ रहें। तो आज आपने जाना कूर्मासन का अभ्यास, सुगम पवन मुक्त आसन का अभ्यास लाभकारी है। योग का नियमित अभ्यास करना गुर्दों के लिए उपयोगी है। शारीरिक सक्रियता बनाए रखना लाभकारी है। अधिक प्रोटीन वाले पदार्थ न खाएं, राजमा और छोले का सेवन न करें। सब्जियां जिनमें अधिक पानी हो जैसे लौकी और खीरा, उनका सेवन रात में न करें। हल्का भोजन लें, मूंग या मसूर की दाल खा सकते हैं। शोधन और विरेचन कर्म करवाना उपयोगी है। तृण पंचमूल क्वाथ, पंचवल्कल और करुणादि शिग्रु क्वाथ उपयोगी है। पुनर्नवा औषधि
और चंद्र प्रभा वटी का सेवन करना लाभकारी है। औषधि वैद्य के परामर्श से ही लें। डायबिटीज की जटिलताओं से बचना है तो अपनाएं ये उपाय। कंट्रोल रखें शुगर को, गुर्दों को सुरक्षित बनाएं। हेल्थ संबंधी जानकारी हम आप तक ऐसे ही लाते रहेंगे, आपको हेल्दी बनाते रहेंगे। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी बनेंगे हेल्दी विद योग 360। तो शरीरगत परिष्कार के बाद अब समय भाषागत परिष्कारों को जानने का। संस्कृत के शब्दों के लेखन और वाचन में हम अशुद्धियां न ले आएं, इसका हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस बारे में जानने के लिए चलते हैं हमारे सहयोगी एवं संस्कृत शिक्षक डॉक्टर नारायण दत्त मिश्र के पास। नमोस्तु दर्शकेभ्यः सर्वेभ्यः स्वागतमस्तु सर्वेषां संस्कृत पाठशालायाः अभिनव कक्षायाम्। अहमस्मि नारायण दत्त मिश्रः। संस्कृत पाठशाला की कक्षा में आज पुनः शब्दों के शुद्ध उच्चारण और शुद्ध लेखन की श्रृंखला को लेकर मैं हूं आप सभी के समक्ष उपस्थित, क्योंकि आप जानते ही हैं कि संस्कृत के संस्कृतत्व की रक्षा हेतु शुद्ध उच्चारण और लेखन होते हैं अनिवार्य। इसलिए ही इन दिनों आप न केवल शब्दों के शुद्ध स्वरूप के लेखन और पाठन से हो रहे हैं परिचित, बल्कि कुछ वाक्यों के अभ्यास के साथ भी आप उन शब्दों के संप्रत्यय को कर रहे हैं दृढ़। आपको याद होगा कि हमने आपको पहले ही शुद्धता और अशुद्धता के कई उदाहरणों के क्रम में स्तोत्र को स्त्रोत या स्रोत के रूप में लिखने और पढ़े जाने की प्रवृत्ति के बारे में बताया था। तो स्तोत्र को स्त्रोत या स्रोत के रूप में हम भूल कर भी प्रयोग ना करें, इसके लिए कुछ वाक्यों के प्रयोग का हम अभ्यास कर लेते हैं। जैसे महाकवि कालिदास का एक प्रसिद्ध पद्यांश है, स्तोत्रम कस्य न तुष्टये, अर्थात स्तोत्र या स्तुति किसके लिए तुष्टिकारक नहीं होते। दूसरा वाक्य है शिव महिम्न स्तोत्रम अथवा शिव महिम्नः स्तोत्रम शिवस्य महिम्नः वर्णनमयम्, अर्थात शिव महिम्न स्तोत्र या शिव महिम्नः स्तोत्र शिव की महिमा की वर्णन से भरा है। ऐसे ही एक और वाक्य ले लेते हैं, स्तुति स्तुति वचन संघातः वा स्तोत्रम इति उच्यते, अर्थात स्तुति या स्तुति वचनों के समूह को स्तोत्र कहा जाता है। यहाँ हमने स्तोत्र के उच्चारण और लेखन पर दिया है विशेष अवधान, अर्थात स्तोत्र में अर्ध सकार के बाद त और ओ इन दो अक्षरों का संयोग है और इसके बाद त्र इस संयुक्त अक्षर का। यदि हम यह ध्यान में रख लें तो कभी भी स्तोत्र के स्थान पर स्तोत्र या स्रोत जैसे उच्चारण या लेखन हमारे प्रयोग में ही नहीं रह सकेंगे। अर्थात हमें इस शब्द के उच्चारण की ओर अधिक साकांक्ष रहने की है आवश्यकता, ताकि हम आज की प्रवृत्ति या कुप्रवृत्ति के अनुसार इस शब्द से जुड़ी अशुद्धियां न करें। अस्तु, अब बढ़ते हैं हम आगे एक ऐसे ही शब्द की ओर जिसके लेखन और उच्चारण में हम सामान्य रूप से अब अधिक अशुद्धि करने लगे हैं, और वह शब्द है सहस्र, जिसे सहस्त्र इस रूप में न केवल लिखने की ही बल्कि बोलने की भी प्रवृत्ति या कुप्रवृत्ति बढ़ गई है। पर हम जब अर्ध सकार के बाद र इस अक्षर का ध्यान रख लें तो सहस्र इस शब्द के प्रयोग में हम अपने आप को अच्छी स्थिति में पाएंगे, अर्थात उसका अशुद्ध उच्चारण नहीं करेंगे। तो यह शब्द सहस्र इस रूप में ही सर्वथा शुद्ध है। इस संस्कार को और दृढ़ करने के लिए आइए इसी क्रम में संस्कृत वाक्यों का कर लेते हैं अभ्यास। शतापेक्षया सहस्रम तु अधिकम भवति एव, अर्थात 100 की अपेक्षा 1000 तो अधिक होता ही है। दानक्रमे शतम दीयमानं वा सहस्रम वा इति कः चिन्तयति, अर्थात दान के क्रम में 100 दिए जा रहे हैं या 1000, इसकी चिंता कौन करता है। ऐसे ही अगला वाक्य ले लेते हैं, तत्र सहस्रशः जनाः तस्य सम्मानार्थम उपस्थिताः आसन्, अर्थात वहाँ हजारों हजार लोग उसके सम्मान के लिए उपस्थित थे।
तो आज आपने स्तोत्र और सहस्र इन दो शब्दों के शुद्ध स्वरूप और उनके लेखन तथा उच्चारण के बारे में जाना, और विशेष रूप से कुछ वाक्यों के साथ इन शब्दों के शुद्ध स्वरूप को भी आपने कर लिया है हृदयंगम। हम इसी विश्वास के साथ आज की संस्कृत पाठशाला की कक्षा को करते हैं समाप्त। पुनरपि भवतां संस्कृतानुरागिणां समक्षम एवं विधम अभ्यासक्रमम् आनीय उपस्थापयिष्यामि। तावत् नमो नमः। संस्कृत पाठशाला के साथ ही प्रस्तुति श्रृंखला में अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का। आज के लिए इतना ही। कल्पना होगी भेंट, तब तक के लिए नमस्कार।